अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के कामरान खान साहब को दिए गए इंटरव्यू की। बड़ी अहम बातें की हैं उसमें। इमरान खान साहब ने एंकर पर्सन कामरान खान साहब ने उनसे बार बार पूछा कि खान साहब आप ये कहते हैं कि फ़ौरन इंतखाबात हों, आपका मुतालबा यही है कि मुल्क की तमाम मसाइल का हल फ़ौरन इंतखाबात हैं, तो ये किस तरह से मुमकिन होगा? आपके पास प्लान क्या है? और ख़ास तौर पर जो नवंबर में तैनाती है उससे मुतल्लिक आप ये भी इजहार ख्याल करते हैं, यानी इमरान खान साहब ये भी इजहार ख्याल करते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उनका मैंडेट नहीं है, उनको लगाना नहीं चाहिए नवंबर की तैनाती या आर्मी चीफ को, तो उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कुछ गू मगू सा जवाब दिया। पहले तो खुलकर उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसके बाद जब कामरान खान साहब ने 3-4 दफ़ा पूछा और फिर कैटेगोरिकली पूछ लिया कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या जब तक इलेक्शंस हो या फिर सारा सेटअप बने तब तक आप समझते हैं कि एक्सटेंशन दे देनी चाहिए? जब कामरान साहब ने ये कहा तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जवाब कुछ यूँ दिया कि कोई प्रोविजन निकाली जा सकती है, गो कि उनके कानूनी माहिरीन इसके ऊपर देख रहे हैं, इस मामले के ऊपर हम सोच रहे हैं, लेकिन कोई प्रोविजन निकाली जा सकती है। अब इससे ताबीर यूँ की जा रही है कि इमरान खान साहब ने कुछ लचक दिखाई है, जो कि आज फवाद चौधरी साहब की ट्वीट में भी हमें नज़र आई, और उसमें कहा गया कि ये एक जो मामला है इसके ऊपर ये ऑप्शन अच्छा है कि किस तरह से सियासी मामलात को आगे लेके चलने के लिए इस ऑप्शन के ऊपर गौर किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान साहब ने वो जो पूरे अमरीकी साजिश का बयानिया है उससे मुतल्लिक भी थोड़ी सी मामलात को खुलकर बयान किया। उनसे जब सवाल हुआ जो रॉबिन रफ़ेल से मुलाकात से मुतल्लिक, तो इमरान खान ने कहा कि मुलाकात हुई है और जो रॉबिन रफ़ेल हैं वो थिंक टैंक की हैसियत रखती हैं, थिंक टैंक में, अमरीकी थिंक टैंक में शामिल है, हुकूमत से, अमरीकी हुकूमत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस हैसियत में उनसे मुलाकात हुई है। और ये भी वाज़ेह किया उन्होंने कि PTI या इमरान खान एंटी अमरीका नहीं है। अभी जो दोनों बयानात हैं ये सियासी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान एक बयानिया बना के चल रहे हैं कि उनके खिलाफ उनकी हुकूमत को हटाने के लिए एक अंदरूनी यानी मुल्क के अंदर से और फिर बैरूनी साजिश हुई है, जिसके नतीजे में ये सारी की सारी चीज़ प्ले आउट की। क्या इमरान खान ने उसके ऊपर यू टर्न ले लिया, उस बयानिए से पीछे हट गए? यही अपने तज्जियाकारों के लिए हमारा आज, और इस डिस्कशन के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा, सुहेल वड़ाइद साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, आप सबसे पहले कहिएगा, आप किस तरह से एनालाइज करती हैं? ये दो मुख्तलिफ बातें हैं लेकिन आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक बयानिए में इसको इकट्ठा कर देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी शुक्रिया अलीना। कितने यू टर्न्स हैं इमरान खान साहब के PTI के जो हम गिनते रहेंगे इस शो में। उन्होंने एक बार कह दिया था ना कि यू टर्न जो है वो एक बहुत ग्रेट लीडर की निशानी है। मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी ही बात बहुत संजीदगी से ले ली, तो बार बार हम ये देख रहे हैं कि वो जो अपना बयानिया उन्होंने बनाया था उससे वो पीछे हट रहे हैं। अब वो क्यों हट रहे हैं ये मेरा ख्याल है आगे जाके हम बात करेंगे, लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि उन्होंने एक मेरी नज़र में बहुत वाज़े मौक़िफ़ लिया जो कि उनके पिछले मौक़िफ़ से बहुत मुख्तलिफ था। उन्होंने एक लचक दिखाई, उन्होंने इस बात की गुंजाइश जो है वो दिखाई कि वो जिसको न्यूट्रल कहते थे, मिस्टर एक्स कहते थे, मीर जाफर कहते थे, वो उसको आर्मी चीफ जो है एक प्रोलॉन्ग्ड अरसे के लिए देख सकते हैं। अब आप उसको एक्सटेंशन कहें, जिसके वैसे जो डेफिनिशन है वो ये है कि आप एक्सटेंड करें या प्रोलॉन्ग करें मुद्दत। अब वो कितने अरसे के लिए है, वो एक्सटेंशन को कुछ और नहीं बना देता कि कुछ इंटरिम सेटअप हो जाए या बस कंटिन्यूएशन हो जाए। अब हम देखेंगे इस पे बहुत पेडांटिक डिबेट एक होगी कि नहीं, क्या कंटिन्यूएशन है, क्या एडहॉक सेटअप है, क्या एक्सटेंशन है, लेकिन मेरा ख्याल है हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। ये एक एक्सटेंशन ही है, शायद उसकी मुद्दत कंफर्म नहीं है इस वक्त, लेकिन इसको एक्सटेंशन ही कहा जाएगा। तो मेरा ख्याल है पहले तो ये क्लियरली हमें समझ आना चाहिए। कल जब कामरान खान साहब ने अपनी ट्वीट की जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा कि इमरान खान साहब एक्सटेंशन के लिए मान गए हैं, तो वो फवाद चौधरी साहब ने उसको रीट्वीट किया। तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये फेक न्यूज़ है या ये बिल्कुल झूठी खबर है? उन्होंने रीट्वीट किया। फवाद चौधरी साहब बहुत क्लोज है इमरान खान साहब से, हमें मालूम है बात, तो उन्होंने क्यों किया? अब हम देख रहे हैं
वही कुछ उनके जो सपोर्टर्स हैं जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए थे, शायद उनको कुछ दिखाने के लिए कि उन्होंने इतना मुख्तलिफ मौक़िफ़ नहीं लिया। इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं, शीरी मज़ारी साहिबा कुछ कह रही हैं, कुछ और लोग कुछ कह रहे हैं, वो इसको एक कन्फ्यूजन चाहते हैं रखना, ताकि वो अकाउंटेबल ना हो अपने सपोर्टर्स के साथ, जो बहुत आगे तक चले गए, शायद इमरान खान साहब से भी आगे तक चले गए, जो जनरल बाजवा के खिलाफ जिन्होंने कैंपेन किया। तो इसलिए वो रखना चाह रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये एक मेरा पॉइंट है इस वक्त कि वाज़े तौर पे ये एक्सटेंशन की ही बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा शुरू में उस इंटरव्यू में कि उन्होंने अपने लॉयर्स से बात कर ली, उन्होंने कहा है कानूनी आईनी तौर पे ये पॉसिबल है। अब वो क्या उन्होंने फॉर्मूला निकाला है वो हम देखेंगे, लेकिन ये तो एक क्लियर बात है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं। अमेरिका को वो माफ कर देंगे जिसने कंस्पिरेसी करके उनकी हुकूमत हटाई, मीर जाफर को वो माफ कर देंगे जिसने यहाँ पे अमेरिका का साथ दिया, लेकिन उनका जो दुश्मन है वो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा कोई नहीं है। हमने देख लिया सबको माफी जो है वो हो सकती है, इनको नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो बाकी चीजें ना ये उनकी टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक झूठ थे। जो असल उनकी आइडियोलॉजी है, अगर आप इसको वो कह सकती है, वो एंटी पॉलिटिक्स है, वो एंटी पॉलिटिशियन। फिर हमारी भी थोड़ी सी रहनुमाई के लिए ये जो खान साहब ने कल बात की कि प्रोविजन निकाली जा सकती है, हमें अपनी राय बताइएगा कि क्या वाकई में ये मुमकिन है और कानून में क्या इसकी गुंजाइश है? अलीना, जो अमेंडमेंट्स हुई थी कुछ साल पहले, उसमें एक था कि आप रीअपॉइंट कर सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट हो चुकी है जनरल बाजवा की एक बार। अब दूसरा है कि उनको एक्सटेंशन मिल सकती है 3 साल तक की। अब वो 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, क्योंकि फिर वो रिटायर कर जाएंगे। तो इसमें एक्सटेंशन जो है उसकी मुद्दत आपको क्लियर करना पड़ेगा जब आप उनको एक्सटेंशन देंगे। ये नहीं हो सकता कि आप कोई एक ऐसी कंडीशन रख दें कि जब इलेक्शन होंगे तब तक वो कंटिन्यू करेंगे। ये तो ऑनेस्टली मुझे याद आ रहा है जो नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन की बात थी कि जब तक नए नैब के चीफ लेकिन रिमेंबर ईवा वी टॉक्ड अबाउट इट द लास्ट टाइम जब अमेंडमेंट हुई थी मुद्दत में तौसीह के लिए, तो हमने ये भी कहा था कि शायद वो इसकी तशरीह इस तरह से की जाएगी, वो एक्सटेंशन 1 टाइम होगी और उसके बाद उसको यूटिलाइज किया जा सकता है या नहीं, उसके ऊपर भी बड़ा इबाम है। तो क्या अब उसको दोबारा यूटिलाइज करना मुमकिन है? तो ये नहीं, मेरी नजर में तो ये क्लियर है। उन्होंने डिफरेंशिएट किया था रीअपॉइंटमेंट को, और अगर आप नोटिफिकेशन देखें, रीअपॉइंटमेंट हुई थी जनरल बाजवा की 2019 में, तो अब उनको एक्सटेंशन मिल सकती है, और वो 6 महीने के लिए भी हो सकती है, साल के लिए भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें जब तक अगले इलेक्शंस हैं तब तक आपको एक्सटेंशन मिलती है। वो एक डिफिनिटिव टाइम पीरियड आपको देना होगा कि कितनी देर के लिए आपने एक्सटेंशन दिया। ठीक है, लेकिन ये जो पूरी बात करना है ये बड़ा कहें इसको दिलचस्प कहें भट्टी साहब, क्योंकि एक तरफ तो खान साहब, जैसे अभी रीमा ने भी बात की, पूरा बयानिया भी बना रहे थे, कहते भी थे कि किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है -1 में, अभी कल परसों का ही बयान उनका। फिर आज वो कुछ गुंजाइश निकालने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी खुलकर नहीं कर रहे। कुछ उनके वज़रा रहनुमा जैसे फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये एक जमहूरियत को बहाल करने के लिए या सियासी इस्तेकाम से निकलने के लिए अच्छा कदम होगा। लेकिन शीरी मज़ारी साहिबा की फिर ट्वीट देख लें जो कहती हैं कि कामरान खान साहब ने तो उसको गलत रंग दिया है, ऐसा खान साहब ने कुछ कहा ही नहीं। ये चल क्या रहा है सब कुछ? मकसद क्या है खान साहब का इस वक्त ये बात करने का? पहली बात तो ये मैडम शेख, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कोई पार्टी या पार्टी हेड पाकिस्तान में ऐसा है जो ये दावा कर सके कि मैंने यू टर्न नहीं मारे, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने मुनाफकत नहीं की? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है। अब इस सवाल पर आ जाएं। पहली बात है कि एंटी अमेरिका बयानियाँ, साजिश, रिजीम चेंज, इस हवाले से मैं इमरान खान साहब का कभी भी नहीं कहूँगा कि उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने वाकई कहा साजिश हुई, रिजीम चेंज हुआ, मगर ये कभी नहीं कहा कि आज से मेरी अमरीकियों के साथ कुट्टी है, मैं किसी से नहीं मिलूँगा, बाईकाट कर दूँगा, बंदूकें उठा लूँगा, हम लड़ेंगे इनके खिलाफ। उन्होंने कहा अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, बराबरी की सतह पर होने चाहिए और ग़ुलामी वाले तल्लुकात नहीं होने चाहिए। बातचीत वो शुरू से ही करते रहे हैं। अच्छा, अब आ जाएं इस पे, ये जो एक्सटेंशन वाला इस मामले पे, इस पे उनका ख्याल है कि इलेक्शनों तक डेफर कर दें, ये तहरीक इंसाफ का अब का मौक़िफ़ है। लेकिन बात वही है कि वो इससे हटे हैं, तो अब वो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप नीचे जाएंगे, क्योंकि वो जो एक पूरा बयानिया बन चुका तो उसको इसी तरह तो नहीं ख़त्म करेंगे। अब ये वज़ीर आज़म का हक़ है मैडम शेख,
सब, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, सब जनरल्स मुहिब्बे वतन हैं, सब अहल हैं, कोई चोरों का मददगार है, ना करप्शन का हामी है, ना करप्ट्स को बचाने वाला है। अब तीसरी बात है कि माना ये इमरान खान साहब की तजवीज़ है कि लगाना तो वज़ीर आज़म को ही है, लेकिन इसमें एक मसला है। कल अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते हैं और कोई पॉपुलर तरीन अपोजिशन सरबराह ये मुतालबा कर दे कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाओ वरना नहीं, आपके पास ये मैंडेट नहीं, मैं आपसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ, तो क्या ये हो जाना चाहिए? नहीं, ये रवायत बुरी है। अब जो उनके जो मैडम शेख, बड़ी मज़े की बात है, जो उनके फेवरेट्स हैं वो कहते हैं ये जो उनके हामी है, कह रहे इन स्विंग यार्कर है, पीडीएम हुकूमत पूरी क्लीन बोल्ड हो गई, ये मास्टर स्ट्रोक है, गेंद ग्राउंड से बाहर चला गया है। मगर साथ साथ ये नहीं बता रहे कि मीर जाफ़र मीर सादक से हटे वो, हलाकू खान से हटे वो, न्यूट्रल्स को जो गाली बना दिया था उससे हटे वो, रिजीम चेंज के आलाकार से हटे वो, चोरों के सहूलतकार हैंडलर से हटे वो, डाकुओं के मददगार से हटे वो, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से हटे वो, और फौज पर आए दिन चढ़ाइयों से हटे वो। और तीसरी बात, जो आखिरी बात, ये कबूतरों के पिंजरे में बिल्ली उन्होंने क्यों छोड़ी, क्यों कहा? एक रवायत, एक इधर बड़ी अफवाह फैली हुई है कि बाहर के कुछ मुल्कों की ख्वाहिश है कि आर्मी चीफ एक्सटेंड करें, और इसके बदले में हुकूमत भी बड़ी सीरियसली सोच रही है कि हमारी भी 1 साल की एक्सटेंशन होनी चाहिए। मज़े की बात है। दूसरी है कि सारा जोर लगा लिया है फौरी इलेक्शन का इमरान खान साहब ने, जल्दी इलेक्शन, और कि मैं जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे, मैं जीत कर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाऊंगा, वो नहीं हुआ। लिहाजा ये तीसरा, केसेस का प्रेशर, चुमुखी लड़ाइयां लड़ लड़ कर वो थक चुके थे, फौज, अदलिया, मीडिया, अमेरिका के साथ, तो उन्होंने मैंने जब पहले भी बताया था, पिछले कह देना कि हाँ यू टर्न ले लिया, नहीं, मैं अभी बताता हूँ सिर्फ मैं अभी बताता हूँ। अब पिछले 2-3 महीनों से वो इंगेजमेंट में थे एस्टेब्लिशमेंट के, और तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ 2 जुमले। और तीसरी बात कि अगले साल जल्दी इलेक्शन मिल जाएं। अच्छा, फिर एक आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिन जनरल साहब को वो पीडीएम लगाने की बातें या इस्लामाबाद में लगाने की बातें हो रही थी, जो वजीर आजम के पास बहसीयत DGISI इमरान खान के करीबी लोगों की करप्शन का, मुबैना करप्शन का पलंदा लेकर आए थे और जिन्हें हटा दिया था, वो जनरल साहब कहीं आर्मी चीफ ना लग जाएं, उन्होंने ये भी खौफ था इमरान खान को। एक राय है वक्ती तौर पर यही आर्मी चीफ कंटिन्यू करें, अर्ली इलेक्शन अगले साल के शुरू में हो जाएं, जब मैं जीत कर आऊं तो अपनी मर्जी का चीफ लगाऊं। और ये 2-3 बातें हैं जिस पर इमरान खान बात कर रहे हैं। ये इफ्स एंड बट इमरान खान साहब को लिख रही हूं मैं, हाँ नहीं इफ एंड बट, हाँ डेफिनेटली अमेरिका पे नहीं, इस पे लिया है। 5 मिनट के तज्जिए के बाद, तो अभी आपने कहा कि कुछ बैरूनी ममालिक की ख्वाहिश भी है, लेकिन फिर आप कहते हैं कि अमेरिका वाले बात के ऊपर यू टर्न नहीं लिया। भट्टी साहब, आपकी तज्वीज़ नहीं, अमेरिका पे तो नहीं लिया। नहीं, आपने समझा मैडम शेख, आपने समझा। मैंने कहा है कि माजरत के साथ मुझे उनके यू टर्न इतने इमरान खान साहब के हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी कहने का कोई हर्ज नहीं था, लेकिन वो अमेरिका के मामले पे उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा या मेरी कुट्टी है, इस मामले पे लिया। न्यायी साहब बड़ी तफसील बताई, कहाँ से शुरू करूँ, क्या सुनाऊँ और कहाँ तक सुनोगे? मुझे आप बड़े गौर से सुन रहे हैं ना। नहीं, आपने उस दिन भी बताया एक लफ्ज़ के ऊपर आप गौर करते हैं। मेरे काम की बात जिससे करनी होती है वो सोहेल वड़ाइच है, सुलझू आदमी, तो जो है ना, इसलिए चूँकि बोले नहीं है तो मैं क्या सुनता है। एनीवे, देखिए जी, बात यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो साजिश हुई थी उसका जो सरगोना था वो डोनाल्ड लू था, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है। और डोनाल्ड लू ने क्या साजिश की थी, पाकिस्तानी एम्बेसडर को कहा था कि अगर इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटा दिया तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। पता नहीं फिर उन्होंने पाकिस्तान को और ना हटा दिया तो हम नवाज देंगे, और ना हटाया तो सबक सिखा देंगे। हटाने पे क्या नवाजा या नहीं नवाजा ये दूसरी स्टोरी है। लेकिन अब भी ये आवाज़ हवा में गूंज रही थी कि अब्दुल्ला यार जो है, जो तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ विंग के इंचार्ज हैं, वो डोनाल्ड लू के पास एक इतना बड़ा माफ़ीनामा दरख्वास्त लेके मनवान वो ले पहुंच गए। ये तो वो साजिश थी। और साथ ही फिर आपने वो देखा कि वो क्या था, फैंटन दी क्या थी लॉबिंग फर्म
जो कि दुनिया को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए कैंपेन चला रही है, उनको इन्होंने हायर कर दिया 25,000 पे। सवाल क्या हुआ कामरान खान साहब से कि आपकी कल रॉबिन राफेल से मुलाकात हुई है? जवाब क्या आया? मैं उनको पुराना जानता हूं, ये जवाब आना चाहिए था। आपके मुंह में क्या हो गया था गूंगिया कि आप ये तस्लीम करने से कासर थे और 2 दिन से आप डिनाई कर रहे थे? वो कौन सा एहसास जुर्म था जो आपको ये मजबूर कर रहा था कि आप ये बात लोगों पे अफशा ना करें? क्या तहरीक इंसाफ के लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे? क्या आप कंफ्यूज हैं? डेफिनेटली आप कंफ्यूज नहीं है, लेकिन वो कुरान कहता है ना कि जो बात करो तो ऐसी करो कि मजबूत करो, कौलन सदीदा। उसके लिए साफ अल्फाज में बगैर अल्फाज चबाए करनी पड़ती है बात। फिर आपने क्या किया? उसके जवाब में आपने शुरू कर दिया कि जो एंटोनियो गुटेरेस हैं पाकिस्तान के अंदर, ये छोटा वाकया नहीं है कि यूएन जनरल सेक्रेटरी जनरल आपके पास आए हुए हैं, और फिर उसने कैसी बातें की और किस तरह पाकिस्तान के साथ कंधे किस कंधा मिलाए खड़ा हो गया। मुझे बताएं, इससे ज़्यादा कोई मजबूत हुकूमत होती है? और उसके बाद आप उसको मजाक उड़ा रहे हैं कि वो क्यों पाकिस्तान आ गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे बंदे को कि जो पाकिस्तान के अंदर एक डिग्निटरी आए हुए हैं, जो कि अनहोनी वाक़या हुआ है। कितनी दफ़ा पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल यूएन के आए हैं और ऐसे मौके पे आए। फिर फरमाते हैं ट्रंप से मेरे बड़े तल्लुकात हैं, मेरे बड़ी इज्जत करता है। आप ट्रंप, आप बिल क्लिंटन जो है 8 फरवरी को ओमान के अंदर शाह हुसैन के जनाजे के ऊपर नवाज शरीफ कमरे में शेरवानी का बट्टा लगवा रहा था कि बिल क्लिंटन नॉक करके बगैर बताए आ गया कि वेयर इज माई फ्रेंड, आई एम सर्चिंग फॉर हिम। फिर उसके बाद उसी साल 1999 में 4 जुलाई को, जिस दिन अमेरिका पूरा बंद होता है, 2 दिन अमेरिका पूरा बंद होता है, एक 25 दिसंबर को और एक 4 जुलाई को, जो उनका यौम आज़ादी होता है, इंडिपेंडेंस डे, उस पे जाके कारगिल की जंग आप प्रोस्पेक्ट में रखें। इस बंदे ने झूठ बोले हैं, इस बंदे के, मैं बता रहा हूँ, ये 2 बातें बड़ी इनकॉर्पोरेट करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि तो आपने जाके कारगिल की जंग बंद कर। अब उसके बाद इस मुलाकात में क्या है, जो कुछ उन्हें कल इमरान खान को इंटरव्यू दिया है, यही रॉबिन राफेल के साथ उनकी मुलाकात हुई है, यही बातें तय हुई है कि हम जो है ये तुम्हें इलेक्शन रैली दे देंगे, तुम बाजों को अभी तक एक्सटेंशन ना दो। ये देखो, इतवार को ये मीटिंग हुई है और मंडे को ये इंटरव्यू होता है। मंडे को इमरान खान साहब के सामने जो बातें, और ये इंटरव्यू जो है एक फरमाइश इंटरव्यू था और यही बातें बताने के लिए किया गया था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि आपको, हम क्योंकि अमरीकियों के, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये गेम बड़ी पेचीदा है। ये जो है ना, ये जो शतरंज की गेम होती है, ये इसके अंदर जितने तू फर्जी में प्यादा, और वो कैसे कि प्यादे से पोशीदा है जो असल शातिर है उसका इरादा। तो ये उस गेम के अंदर सारे वो आके तय करके गए। फिर ये आखिरी बात, फिर ये कहते हैं इनको नहीं पता कि रॉबिन राफेल कितनी इंपॉर्टेंट लोग शख्सियत है और थिंक टैंक कौन रन करता है। कोई किसी को नहीं पता कि लॉबिस्ट चाहिए की, और किसको नहीं पता कि वो ये सारे काम करती है। अपनी जो मकबूलियत है, सोहेल वड़ायत साहब, ये जो न्यायिक साहब कह रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं ना कि खान साहब दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मेरी मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि मैं इनके लिए ख़तरनाक होता जा रहा हूँ। जलसों में भी ये कहते हैं कि ख़तरनाक तर होता जा रहा हूँ, अब देखें आगे किस तरह से फंसाता हूँ। फिर वो एहतजाज की बात करते हैं। तो फिर एकदम से हुआ क्या? एक मुलाकात के बाद न्याय साहब के मुताबिक चले, एक ऐसा हुआ क्या कि खान साहब ने अपने पूरा का पूरा बयानिए के ऊपर यू टर्न ही ले लिया? देखिए, मेरे ख्याल में अलीना, ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। ये लचक दिखाई है, उन्होंने सॉल्यूशंस की तरफ आए हैं। और पहले जो जैसे ऐसे लगता था कि हम एक डेडलॉक में हैं जिसमें किसी मसले का कोई हल नहीं है, फिर पहली दफा इमरान खान मसलों के हल की तरफ गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट से सुना है उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में उन्होंने बात की है कि रास्ता खुला है, शायद इसी तरह वो हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। कल के इंटरव्यू से जो चीज़ें निकली हैं, मैं समझता हूँ कि ये सॉल्यूशंस की तरफ जा रही हैं और इनको वेलकम करना चाहिए और इस पे आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है वो इमरान जो जिद पर अड़ा हुआ था, जो आकड़ में मुब्तला था, जो किसी से बात नहीं करना चाहता था, कल का इमरान खान डिफरेंट नजर आया है। और मेरा ख्याल है इसी चीज को परसू करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए और इन्हीं खतूत पर आगे काम करना चाहिए।
लेकिन सर वो जो बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो तजवीज़ वाकई में पॉजिटिव है, काबिल कबूल है? क्योंकि एक तरह से जैसे अभी रीमा भी कह रही थी कि वो चाहते हैं कि मेरी पसंद से हो जो भी हो, और अगर मेरी पसंद से नहीं होता तो फिर ना हो। हाउ इज दैट पॉजिटिव? देखिए सोल्यूशन की तरफ है ना, देखिए दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन इमरान खान ने हमारे साथ, मैं और मुजीबुर रहमान शामी साहब मिले थे, हमारे साथ भी उन्होंने डिस्कस किया था कि सीनियर मोस्ट जनरल को लगा दिया जाए ताकि ये मसला ही खत्म हो। एक दूसरी तजवीज़ ये है कि अच्छा जी उस वक्त तक डेफर कर दिया जाए या तोसी दे दी जाए। तो इसका मतलब है कोई तीसरा सोल्यूशन भी निकल सकता है। तो इसका मतलब है रास्ते निकलने का चांस है, डेडलॉक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेलकम ये करना चाहिए कि वो लचक दिखा रहे हैं, इस बारे में बातचीत करने को तैयार हैं, इस बारे में मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, इलेक्शन के बारे में भी, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में भी, इकोनॉमिक एजेंडे के बारे में। तो इसको वेलकम करना चाहिए और इस पे आगे बढ़ना चाहिए। सर क्या आपको लगता है कि वो इससे ज्यादा पीछे हटेंगे? अच्छा एक मिनट, सॉरी मैं आप लोगों की तरफ। सर क्या आपको लगता है वो इससे ज्यादा पीछे हटेंगे? क्योंकि टेक्निकली तो ये हुकूमत एक आईनी तरीके से आई है ना, मैंडेटली क्या जो भी पूरी एक्सरसाइज हुई उसके ऊपर ठीक है सियासी मौक़िफ़ अलग, लेकिन गलत तो उसमें कुछ नहीं है। सो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो अपोजिशन है उसकी कहने पर या उसकी ईमा पर डिफर कर दिया जाए या इस मामले के ऊपर मुज़ाकरात हो, क्योंकि मैंडेट तो वज़ीर आज़म का है। नहीं देखें, गुजारिश ये है कि फर्ज करें हुकूमत कहती है कि हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, तो ये भी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, आपने एक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करनी है, अच्छा। आपने एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने हैं, तो आपको मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे। जब अपोजिशन से मुज़ाकरात जरूरी है, मैंडेटरी है, और उसके लिए जरूरी है ये सारा सलाह मशवरा किया जाए। जब वो मशवरा करना है तो आर्मी चीफ के बारे में मशवरा करने में क्या हर्ज है? क्योंकि ये एक डेडलॉक क्रिएट करना, फर्ज करे इमरान खान साहब ये कह दें कि जो आपने आर्मी चीफ लगाया है मुझे काबिल कबूल नहीं, तो डेडलॉक तो पैदा हो गया। तो ऐसे डेडलॉक से बचना चाहिए। और हमेशा हम आर्मी चीफ, आप जो राय दे रहे हैं, आर्मी चीफ, जी जी सर आप जो राय दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ इसके ऊपर जरा बाकी पैनलिस्ट का भी मौक़िफ़ लें, क्योंकि ये डिबेटेबल पॉइंट है। एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिए, वापस आते हैं। इरशाद भट्टी साहब और कुछ कहना चाहती हैं? एक ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें, ब्रेक से पहले सोहेल वड़ायत साहब ने इस राय का इजहार किया है कि कल खान साहब ने जो बात की है, जो लचक दिखाई है उनके मुताबिक वो बड़ी पॉजिटिव मुज़ाकरात की तरफ एक कदम है और उसको वेलकम किया जाना चाहिए। इरशाद भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैडम शेख, बहुत अच्छी बात है। सोहेल वड़ायत साहब की बात मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है, हम मसाइल के हल की तरफ बढ़े हैं और कल का कोई पता नहीं, और हो सकता है कि हुकूमत, अपोजिशन और इदारे आपको कुछ अरसे बाद वन पेज पर मिलें, क्योंकि सारे बैकडोर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने जैसे कहा ना कि इसमें तो कोई शक नहीं अब रह गया कि इमरान खान साहब एक जन साहब को लगाना चाहते थे, और अब वो एक जन साहब को से कि वो ना लगें, उनकी ये ख्वाहिश है। और चलो ठीक है कि इलेक्शन के बाद जो मैंडेट लेकर आएगी हुकूमत वो लगाएगी, मगर इसमें प्रॉब्लम है। इस निज़ाम ने, इस पार्लियामेंट ने और इस सिस्टम ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया है। वो अब कोई माने ना माने, मुझे पसंद हो ना हो, वो वज़ीर आज़म है। अब वज़ीर आज़म का ये आईनी हक है, और सारे जनरल अहल हैं और मुहिब्बे वतन हैं और लगने के काबिल हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर कल को, मैंने फिर वही दोहरा रहा हूँ, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हो, कोई इनसे भी मकबूल तरीन हो जाए और वो कहे कि नहीं मैं डेडलॉक पैदा कर दूंगा वरना मेरा बंदा लगाओ, लोग कहें तो तो ये फिर क्या हम ये रवायत डालेंगे? क्या हम ये रवायत डालेंगे? ये रवायत नहीं डलनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात है अगर हुकूमत, अपोजिशन और इदारे एक पेज पर आए और हम सोल्यूशन की तरफ निकलें। देखें जी, गुजारिश ये है कि अगर ये देखा जाए कि इससे पहले जितनी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं या एक्सटेंशंस हुई हैं, हर दफ़ा बैकडोर पे मुज़ाकरात होते हैं और गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को एतमाद में लिया जाता है। इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा किसी बात पर कंट्रोवर्शियल नहीं अपॉइंटमेंट हुई। आमतौर पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों वेलकम करती हैं या दोनों चुप हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा भी ऐसा ही होना चाहिए। इमरान खान साहब
की भी राय लेनी चाहिए। ये नहीं है कि इमरान खान साहब की राय के खिलाफ कोई आप आर्मी चीफ ले आए ताकि उनको कुट पड़े, ताकि उनको सजा दी जाए, ये भी मुनासिब नहीं है। इसकी बजाय अफहाम तफहीम से एक ऐसा आर्मी चीफ आना चाहिए जो मेरिट पे हो और जो किसी के खिलाफ भी ना हो। लेकिन सोहेल भाई, एक होती है राय का तो ठीक, यहां तक तो ठीक है। एक होती है डिक्टेशन, ये करो, ये मैं चाहता हूं, ये करो, ये होना चाहिए, जबकि आपको उसका आईनी तौर पर तो हक नहीं। आप इखलाकी तौर पे हो सकते हैं अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन आईनी तौर पर बदकिस्मती से इमरान खान साहब को ये हक तो नहीं है ना। ये ठीक है, आईनी तौर पर तो प्राइम मिनिस्टर का हक है, और लेकिन यह है कि इखलाकी तौर पर और रवायती तौर पर अपोजिशन से भी पूछा जाता है और अपोजिशन से डायलॉग किया जाता है। ये कोई एक दो मिसालें देंगे ऐसी कि जिसमें अपोजिशन से पूछा गया हो और उनसे उनको इत्मीनान में लिया गया हो? आप देखें, गुजारिश ये है कि इससे पहले जितनी भी, आप मुझे ये बताएं कि कभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे अपोजिशन लीडर ने कोई मुखालफाना बयान दिया? नहीं दिया। इस बात का सबूत है कि पहले से उनसे इत्मीनान में लिया जाता। नहीं, पहले सोहेल भाई, पहले मेरा खान इतना मकबूल नहीं था, मेरा कायदे इंकलाब इस पोजीशन पे नहीं था, और वो एक को लगाने नहीं चाहते थे, एक से बचना नहीं चाहते थे। वजह सिर्फ ये है, और पहले थोड़ा सा इस तरफ आते कोई नहीं थे। इमरान खान साहब ने तो दूसरी तरफ है। ये कभी भी अपोजिशन से मुझे नहीं लगता कि पूछा गया हो या राय ली या कहा गया हो कि आप हुक्म करें कौन सा आर्मी चीफ लगाएं। नहीं, ये नहीं होता। बैकग्राउंड तैयारी, बैकग्राउंड एक तरह से मुज़ाकरात किए जाते हैं, एक दूसरे को कायल किया जाता है, और फर्ज करें जो वो 2-3 लोग होते हैं उन पर इत्तेफाक होता है कि इन 2-3 लोग जिनके नाम आते हैं। भाई, जब मैं सिर्फ 2 मिसालें दूंगा। जहांगीर करामत ने जब इस्तीफा दिया अपोजिशन को पूरी एतमाद में, परवेज मुशर्रफ को जब लेके आए नवाज शरीफ साहब ढूंढ के लाए, नहीं परवेज मुशर्रफ साहब को जब ढूंढ के लाए तो क्या अपोजिशन को लिया मौका मिले ना? भट्टी साहब, मैं चाहती हूँ रीमा को भी शामिल गुफ्तगू करें, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रही है। रीमा। अलीना, इस वक्त एक तरफ इमरान खान साहब है और एक तरफ मुल्क का आइन है, तो मेरा नहीं ख्याल आप इनको इक्वेट कर सकते हैं कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो किसी तरह हमारे आइन से भी बढ़कर है। वो मेरा ख्याल है सुहेल वड़ायत साहब का ओवरऑल जो एक व्यू है कि हमें बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी थी, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, हमें पीस की तरफ आना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन इस वक्त ये हो नहीं रहा, एटलीस्ट मेरी राय में, जो वो कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मिल के आर्मी चीफ लगाते हैं, उन्होंने कहा है कि नई जो गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन के बाद उसका हक होगा आर्मी चीफ लगाने का। उन्होंने ये भी कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और मैं सबसे पॉपुलर हूं। उन्होंने कई बार ये कहा है कि वो ही इलेक्ट होके आएंगे और वो मानेंगे नहीं अगर कोई और इलेक्ट होके गवर्नमेंट में आ जाता है। वो आपकी जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी नहीं मानते, वो किसको मानते हैं, वो किस तरह के इलेक्टोरल रिजल्ट को चाहते हैं, किस तरह का इलेक्टोरल प्रोसेस चाहते हैं, जिसके बाद जो हुकूमत आएगी वो आर्मी चीफ लगाएगी। ये पहली बात। दूसरी बात ये, आप मुझे बताइए कि अगर इमरान खान इलेक्ट होके आ जाते हैं, क्या वो ऑपोजिशन से बातचीत करके आर्मी चीफ लगाएंगे? क्योंकि उनके भी है ना फेवरेट्स, क्या वो बातचीत करके लगाएंगे? अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता और नवंबर पे, अगर नवंबर में इमरान खान साहब भी आर्मी चीफ लगा रहे होते, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते, क्या वो ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते? और उनको ये तो हमने बात भी की ना इसके ऊपर, सोहेल साहब ने उसके ऊपर कहा भी कि चले बैकडोर राब्ते हो जाते, वो कर देते। नहीं अलीना, थोड़ा सा अपना बताइएगा, आप जो अपना आर्गुमेंट बेस कर रहे हैं सर। एक मिनट सर, सोहेल वड़ायत साहब को बात करने की इजाजत दीजिएगा, मैंने मेरी बात भी लेना है कि चीफ इलेक्शन साहब आपका पॉइंट आ गया, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, प्लीज भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, प्लीज मुझे माइक म्यूट करने पर मजबूर ना किया करें, किसी और को बोलने दें। भट्टी साहब, मैं गुजारिश कर रही हूँ सर आपसे। सर क्या हो गया? मैंने आपको खुला मौका दिया, आपने पूरी अपनी तसल्ली की सोहेल वड़ायत साहब से। म्यूट कर दें, लेकिन मैं कब का चुप कर गया हूं, आपको डिले पे सबको सुने ना सर, सबको सुने, सबका हक है सर, सबका हक है यू टर्न के ऊपर बहस करने को सर। सोहेल वड़ायत साहब, बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए।
गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि इमरान खान का पहले स्टैंड कितना सख्त था। वो किसी से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, वो एहतजाज करना चाहते थे, वो मार्च करना चाहते थे, और कल के बाद वो आर्मी चीफ पे भी बात करने को तैयार है। ये देखें, ये तो लचक है ना, पहली दफा उन्होंने लचक दिखाई है। इसी तरह वो इलेक्शन तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और लचक होगी? जी मैं समझता हूँ आप एक्सपेक्ट करें कि वो जब ये कह रहे हैं कि जी 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 नई हुकूमत ना लगाए आर्मी चीफ को, बल्कि जिस तरह से मामला चल रहे हैं मौजूदा हुकूमत ही लगा ले, आपको लगता है वो यहाँ तक लचक दिखाएंगे? ये मेरा ख्याल है तोसीह देना जो है, जिस तरह कामरान खान साहब ने उसको इंटरप्रेट किया है, मेरा ख्याल है कि वो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। अगर तोसीह के बारे में उन्होंने बात की है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए दूसरी तरफ हुकूमत भी ये सोच रही है, वो भी सोच रहे हैं, तो ये तो इत्तेफाक राय की तरफ जा रहे हैं ना। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट इसको समझे, इसको नेगेटिव डेवलपमेंट ना समझे। चलिए दो छोटे छोटे पॉइंट्स प्लीज। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है ना सर, सॉरी रीमा, मैं न्याय साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ अगर इजाज़त दें तो। यहाँ पर लेकिन पॉइंट ये भी बनता है ना कि चले हुकूमत अगर सोचे तो उनका मैंडेट भी है, ऑपोजिशन अगर ये डिमांड करे तो इस वक्त क्या उनकी डिमांड ये दुरुस्त है और जायज़ है? न्याय साहब आपकी तरफ ये सारा मामला लेके आना चाहूँगी, प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा और ये भी बताइएगा कि जैसे हम बात करें कि खान साहब ने लचक दिखाई है, आपको क्या वजह नज़र आती है कि खान साहब ने अब आकर इतनी बड़ी मतलब लचक दिखाई है अपने बयानी में? देखिए जी, बात ये कि मुख्तसर तो मैंने पहले भी आपको बता दी है कि परसों तय हुए है, और उसके बाद कल इमरान खान साहब ने क्या लचक दिखाई है। आखिर वो क्यों एक क्लियर कट जो है यस और नो में, एब्सोल्युटली यस में क्यों वो कासर है इस बात को करने में। और फिर इमरान खान साहब की असल में जो बात समझने की है सुहेल साहब के लिए भी, कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत का जो राज है वो सिर्फ वो है कि वो जो उन्होंने बयानिया डेवलप किया, उन्होंने क्या 1 करोड़ नौकरियां दी थी, क्या करप्शन जो 116 नंबर से लेकर 140 में ले गए थे, क्या 8,000 अरब टैक्स इकट्ठे किया, लंबी फहरिस्त है कि 22,000 अरब का कर्जा दे दिया। क्या वजह बनी है कि वो पॉपुलर हुए हैं? यही वजह बनी है। और अगर आज वो वजह जो है, जो रीज़न रहते था, जो वजह उनके वजह वजूद थी उनकी पॉपुलैरिटी की, उससे विड्रॉ करने पे उन पर क्या बीत रही होगी। चुनाचे अभी उस परसों इतवार से रॉबर्ट राफेल की मीटिंग से लेके और फिर इंटरव्यू और आज तक उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन को कहा कि लोगों को अपील की मर्जी हो उसकी पैकेजिंग खान साहब ऐसी करते हैं। मैं उससे मुझे कोई गलती, लेकिन पैकेजिंग करते हो करें नहीं, ऐसा नहीं होता। कई दफा वो इस मकबूलियत से हाथ धो बैठे हैं, करते हैं क्या कई दफा अलीना, कई दफा इस मकबूलियत में डेंट डलवा चुके हैं, कई दफा इस मकबूलियत में डेंट डलवा चुके हैं। अब भी डाल जाएगा, कोई अचंभे की बात नहीं होगी। ये पहले भी रिपीट हो चुकी है मकबूलियत। सर ये अब बात मजेदार है और इसके ऊपर मेरा ख्याल है आगे चल के आने वाले दिनों में डिबेट भी होनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते एक बड़ा इशू है उसके ऊपर भी हमने बात करनी है एक ब्रेक के बाद। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करनी है, जिससे मुतल्लिक जुलाई में इजलास भी हुआ और 5 जजेस हैं जिनकी तकर्री पर कुछ इख्तलाफ की वजह से ये मुअख्खर हो गया है। अब गुज़श्ता रोज़ क्योंकि नया अदालती साल शुरू हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तकरीब से खिताब फुल कोर्ट से खिताब करते हुए कुछ इसकी तौजीह दी और कहा कि वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस के फैसले का रद्द अमल जजेस तकर्री इजलास में सामने आया। सियासी जमातों के सख्त रद्द अमल के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार भी जानिबदार रहा। अब ये जो बता रहे हैं कि कुछ जो सियासी फ्रंट पर मामलात हुए और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन का जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी वजह से शायद जो गर्मा गर्मी हुई उस मीटिंग में जुडिशल कमीशन की, उसकी वजह से मामला ताख़ीर का शिकार है। क्या ये जोड़ना या क्या ये जो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, ये दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास? रीमा आप बताइएगा क्या मौक़िफ़ है आपका इसके ऊपर? जी लीना, नहीं, दुरुस्त तो बिल्कुल नहीं है। अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जो है वो आईनी हैसियत रखते हैं जुडिशल कमीशन में। उन पे कोई ये लाजिम नहीं है कि जो भी चीफ जस्टिस साहब रिकमेंडेशन सामने लाएं वो उनको एक्सेप्ट करें। अब उसके पीछे क्या वजूहात हैं, उन्होंने एक डिटेल्ड रीजनिंग दी है
कि क्यों उन्होंने अपोज की रिकमेंडेशंस। उन्होंने आगे मजीद रिकमेंडेशंस भी दी कि किस तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम। तो ये कहना कि उन्होंने रिटेलिएशन में अपोज की हैं चीफ जस्टिस की नॉमिनेशंस, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और बहुत अनप्रेसिडेंटेड भी है, क्योंकि देखिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक नए सुप्रीम कोर्ट का जो साल है उसका आगाज कर रहे हैं, उनको थोड़ा रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा यहाँ पर सवाल ये उठता है रीमा कि हमेशा ये आर्ग्यूमेंट तो रहा है कि कोई ना कोई रूल्स बनने चाहिए, और फिर ये भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है कि क्या सीनियरिटी के उसूल के ऊपर ही जाना चाहिए तैनाती में, या फिर मेरिट को और कैलिबर को आउट ऑफ टर्न ये तैनातियां होनी चाहिए। बट इससे पहले कभी भी इस तरह की मुखालफत सामने नहीं आई है। गो के आर्ग्यूमेंट होता था, डिबेट होती थी। इस बार ये खास तौर पे हमने देखा वाज़े डिवाइड थी। अलीना, वाज़े डिवाइड किसके बीच में थी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जो जुडिशल मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन के, उन्होंने भी अपॉइंटमेंट अपोज की थी। ठीक है, सो ये कहना कि सिर्फ हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं जुडिशल कमीशन में उन्होंने हम रिटेलिएशन के तौर पे अपोज की, ये कहना भी गलत है। तो वो जो जजेस हैं जिन्होंने अपोज की, उन्होंने क्यों की ये भी तो बताइए। क्या उनको भी चीफ जस्टिस साहब से कोई इशू है? क्या सबकी इंडिपेंडेंस जो है उस पे सवाल है चीफ जस्टिस साहब और उनके जो साथी हैं उनके अलावा? ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारा आइन इनकरेज करता है, इसलिए अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और बार रिप्रेजेंटेटिव उनको आपने जुडिशल कमीशन में बिठाया है। अब उनपे आप अगर बाइंडिंग कर देंगे चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशंस, तो फिर तो आप आइन के खिलाफ जा रहे हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। जितना इसके बारे में कंसर्न एक्सप्रेस किया जाए वो कम है। अलीना देखिए, इसमें कोई क्विड प्रो क्वो तो था नहीं। मुझे तो बड़ी तकलीफ है चीफ जस्टिस साहब की ये बात सुन के कि जी चूंकि हमने पंजाब गवर्नमेंट में ये फैसला किया तो चुनाचे उसका ये रिटेलिएशन हुई, रिएक्शन हुई। आप ज़रा उसकी देख लें जी। पहली बात तो यह है कि काजी फायजीसा साहब छुट्टियों पे थे। नंबर 2 जज हैं। ये कितना बड़ा कौमी नुकसान है कि आप उनको केसेस ही नहीं दे रहे और उनसे ना वो कोई काम की केसेस कर रहे हैं ना कोई और। फिर उसके बाद वो स्पेन में छुट्टियां कर रहे हैं। जो हमारे अशर औसाफ साहब हैं वो ऑपरेशन कराने के लिए छुट्टी पे बैरून मुल्क गए हुए हैं। आपने सुप्रीम जुडिशल कमेटी का इजलास का तलब कर लिया, फिर तलब किया गया तो काजी फायजीसा साहब ने वहाँ से ख़त लिखा कि क्या जल्दी है आपको, 15-20 दिन और ठहर जाए, मैं भी आ जाऊंगा, अशरफ साहब भी सेहतमंद हो जाएंगे। वो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं ऑपरेशन के। फिर उसके उन्होंने सारे तरह भी लिखे। फिर कमेटी का इजलास हुआ, लकीली अशरफ साहब भी शरीक हो गए। फिर उसके बाद जब इजलास ख़त्म हुआ तो उन्होंने जो नोटिफिकेशन हुआ जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी मामला डेफर कर दिया गया है, तो फिर काजी फायजीसा साहब का डिटेल लेटर आया, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का डिटेल लेटर आया जिसमें कहा कि डेफर नहीं किए गए, रिजेक्ट किए गए हैं। और अशरफ साहब का कहा जी कि उन्होंने तारिक मसूद साहब की ओपिनियन को यस किया। तो चीफ जस्टिस साहब ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो बहुत ही इनडिग्निफाइड था मेरे नज़दीक, अगर मैं वादा करा कि उसको पब्लिक करना, जो सामने ले आना और रिटेली, और फिर इसका फिर कल परसों जिक्र करना इस तरीके से कि जी मुझे बड़ी तकलीफ हुई है बंदियाल साहब की कि यहाँ पे हम क्विड प्रो क्वो कर रहे हैं, अदले का बदला ले रहे हैं हम। ये बड़ी तकलीफदेह बात है और हर तरफ तकलीफदेह खबरें आ रही हैं। ठीक है, गो की मुशावरत हमेशा कॉन्फिडेंशियल होती है या इन कैमरा होता है इजलास, लेकिन इस तरह से ये भी कहा जा रहा है इसके ऊपर, ये भी राय सामने आ रही है कि चले अगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक तनाज़े के चलते हुए और ऑडियो कर दी रिलीज तो इससे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। इरशाद भट्टी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? मैडम शेख, चीफ जस्टिस साहब सही फरमा रहे हैं। आप ज़रा इसको इस तनाज़ुर में देखें कि जब मरियम नवाज़ साहिबा, मैं पीछे की बात नहीं करता, जब मरियम नवाज़ साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कोई केस जाता है तो फ़ौरन पता चल जाता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो फ़ौरन पता चल जाता है कि फ़ैसला क्या आएगा। नंबर 1। नंबर 2, बेंच फिक्सिंग, तराजू ठीक करें। एंटी PMLN जजेस और बिलावल भुट्टो साहब का कहना कि डेमोक्रेट जज, मतलब एक जज को, जस्टिस फाइज ईसा को उन्होंने डेमोक्रेट जज क्या कहा, बाकी पता नहीं, मुझे नहीं लगता क्यों नहीं डेमोक्रेट जज हैं। और फाइज ईसा साहब का सदारती रेफरेंस हो, जो उनके खिलाफ रेफरेंस आया था, या कोई भी मामला हो, या स्पेन की छुट्टियां हो, पता नहीं मीडिया को हर बात का कैसे पता चल जाता है बर वक्त,
और अदालत में मामला जाने से पहले। अब ये सही कह रहे हैं, वो सियासी जमातों का रद्द अमल ज़्यादा सख्त था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार भी जानबदाराना था। और आपको ये इस मुल्क की प्रॉब्लम बन गई है कि एक पार्टी के लिए कासम सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार देना जुर्म ठहरता है अदालत का, और दूसरी पार्टी के लिए डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी को फैसले को कालादम करार देना जुर्म ठहरता है। अदालत क्या करे? वो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने अपने फोरम पे बात की है, ठीक कह रहे हैं, दुख का इजहार किया है कि ये क्या हम किस तरफ सारे अदालतों को पॉलिटिसाइज ना करो, अदालतों को तकसीम ना करो, अदालतों की तरह तो बख्श दो, इस इदारे को तो बख्श दो। ओके, सुहेल वड़ाइच साहब। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी जो है वो ऐसा अदारा है कि जिसकी सबको देखना चाहिए और उससे मिसाल लेनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह कुछ जजेस के साथ सलूक किया जा रहा है, जी मुझे पता चल गया भट्टी साहब, सुहेल साहब को बात करने का मौका दें। जी, जिस तरह बेंच बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से बाज जजेस के साथ ज्यादती की जा रही है, फिर काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया, फिर उनको विक्टिम बनाया गया, फिर ये सारी जो चीजें हैं इसको तशवीश से ही देखा जा सकता है कि ये जजेस की आपस की लड़ाइयाँ और अदलिया का ये किरदार होना नहीं चाहिए। जस्टिस बंदियाल साहब का लाहौर हाई कोर्ट में टेन्योर और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल था। ये जस्टिस बंदियाल का जो तर्ज अमल है वो वाला नहीं है जो एक आला तरीन जज का होना चाहिए, तो ये मुनासिब नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि उन्हें इस चीज का एहसास करना चाहिए, एक बड़े जज के तौर पे रिटायर होना चाहिए। ठीक है, रीमा कहिएगा इस मामले का हल क्या हो? क्या कोई रूल्स वज़ा कर दिए जाएं कि किस तरह से एलिवेशन होनी है, या फिर भट्टी साहब की तो ऑब्वियसली आप रिप्लाई करेंगी। अलीना, देखिए, ये एक बहुत लेजिटिमेट कंसर्न है कि सुप्रीम कोर्ट बेंचेस किस तरह बनाती है और उनको केसेस कैसे एलोकेट किए जाते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में इशू नहीं है, पूरी दुनिया में इशू है, उस पर पूरी दुनिया में डिबेट हो रही है। अगर हम पाकिस्तान में करते हैं तो इसको कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये अदलिया पे अटैक कर रही हैं। कुछ थोड़ा सा हमें हौसला करना चाहिए। अदलिया इतनी आसानी से अटैक नहीं हो जाती अगर आप तनकीद करते हैं कि कुछ जजेस जो हैं उनकी जजमेंट्स पार्टिजान हैं, उनके रवैये पार्टिजान हैं। ये जो है ये एक बहुत मुख्तलिफ चीज है और इस पे गुंजाइश होती है ममालिक में कि इस पे डिबेट हो सके। तो अगर इस पे ऑफेंस ले लिया है चीफ जस्टिस साहब ने और वो अपने जुडिशियल ईयर का आगाज इस बात पे कर रहे हैं कि कुछ पार्टीज हैं वो हमारे खिलाफ हैं और इसीलिए मुझे जुडिशियल कमीशन में अपोज कर रही हैं, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे लेना चाहिए। आपकी बार्स की तरफ से भी तजावीज आ रही हैं कि सुप्रीम जो कोर्ट है उसकी जुडिशियल कमीशन अपने जो रूल्स हैं उसमें तरमीम करे, उनको ज्यादा ट्रांसपेरेंट करे, उसमें कुछ गाइडलाइंस आए। अब ये भी जो बात करेगा, क्या हम कहेंगे वो चीफ जस्टिस साहब पे अटैक कर रहे हैं? अगर उनकी जो डिस्क्रेशनरी पावर्स है उनको कम करने की बात होगी तो तब भी ये कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हो रहा है। ओवरऑल सबका जो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो आजाद अदलिया होना चाहिए, उसमें कोई भी जो रुकावट करे, चाहे वो अदलिया के बाहर से हो या अदलिया के अंदर से हो, उन पे तनकीद जो है वो जायज है। ठीक है, प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।